Now let's move forward to the most important question of this chapter. One of the most important, that is यूरोपियन यूनियन की पावर्स क्या हैं। और ये क्वेश्चन आता है, ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो ना, यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिट्री पावर्स, दिस 6 मार्क्स में आया है इतनी बार, जिसका हिसाब नहीं है। और फिर भी आ सकता है दोबारा, 4 में 2 में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कैसे भी। तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक पावर क्यों है, हाउ यू इज अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर। तो भाई दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, $17 ट्रिलियन है। यूएसए इज अराउंड 20 ट्रिलियन, अब थोड़ा और बढ़ गए होंगे, मगर यूरोप यूएसएसआर ऑल्सो कोलेक्टिवली, नॉट यूएसए, यूएसएसआर, यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो $17 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन, इंडिया इज मोर देन 3 ट्रिलियन, क्लोज टू $4 ट्रिलियन नाउ। ठीक है, वी आर एमिंग फॉर 5 ट्रिलियन। ठीक है, बट ईयू इज $17 ट्रिलियन। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अ फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर इज, इन टर्म्स, अगर हम कंट्रीज की बात करें इंडिविजुअली, तो फर्स्ट इज यूएसए एंड सेकंड इज चाइना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बट अगर यूएसए के बाद हम कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को लगा सकते हैं, तो दैट इज यूरोपियन यूनियन, दैट इज $17 ट्रिलियन। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। मगर तुमसे पूछा जाएगा अगर उस ऑप्शंस में ईयू होगा, तो तू यू विल आंसर यूरोपियन यूनियन, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अच्छा, अगर वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल जीडीपी को छोड़ दें, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की बात करें, और अगर वैल्यू की टर्म्स में भी ट्रेड की बात करें, तो ये यूएसए से भी आगे और 3 गुना ज्यादा है यूरोपियन यूनियन। उससे पैसा बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें बेटा इंपोर्ट्स भी आ गए, कि दूसरे कंट्री से मंगा कितने रहे हैं, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा ईयू को। तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। तो दोज हु स्टडी इकोनॉमिक्स डोंट गो इनटू दैट राइट नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना, दैट डोमेस्टिक एंड दैट एनुअल फीचर, है ना। आई होप यू आर गुड इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, डोंट गो इनटू दैट, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू इज दैट ट्रेड की जहां तक बात है, कोलेक्टिवली वो वहां उसमें यूरोपियन यूनियन इज इवन डूइंग ग्रेटर देन यूएसए, 3 गुना ज्यादा ट्रेड है। ठीक है, एंड देन एक बोला जाता है कि भैया यूएस डॉलर को खतरा पहुंचा सकती है करेंसी यूरो की। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड में इसकी चलती है, जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड यूरोपियन यूनियन के अंडर हो रहा है ना, यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कोलेक्टिवली। तो ऑब्वियसली जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड की, डब्ल्यूटीओ, ट्रेड के लिए, तो उसमें ईयू का भी थोड़ा रोल होगा ना, को थोड़ी सी तो ईयू की भी इन्फ्लुएंस रहेगा। और यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस रहता है एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज पे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम एशिया अफ्रीकन कंट्रीज भी बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं ईयू के साथ, एंड दे डिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट एज वेल। सो दीज आर 5 थिंग्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन ए ग्रेट इकोनॉमिक पावर। फोकस ऑन द कीवर्ड्स ओनली। क्या क्या पढ़ा हमने, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, in terms of trade, first, their currency euro can pose a challenge to dollar, है ना। And then WTO, World Trade Organization, very important block. And lastly, एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज को भी ये इन्फ्लुएंस करता है इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी। सो अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर, यूरोपियन यूनियन फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा वी हैव पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। अभी के अभी रट लोगे। पॉलिटिकल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब पूरी दुनिया में ये होता है कि भाई तुम्हारी दुनिया में चल कितनी रही है, तुम्हारा एक ग्रुप है, तो तुम्हारे उस ग्रुप में तुम्हारी चलती कितनी है, सुनी कितनी जाती है, उसको पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिक पावर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम ईयू की बात करें, लेट्स से फ्रांस इज अ मेंबर, फ्रांस इज अ मेंबर कंट्री ऑफ ईयू, यूरोप में आता है। उसके पास परमानेंट सीट है भाई सिक्योरिटी काउंसिल की। आई होप यू नो दैट यूएनएससी, United Nations Security Council, which is an organ of United Nations, have 5 permanent members known as P5, which includes US, USSR, USSR चला गया तो रशिया आ गया, है ना।
उसके अलावा वी हैव ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। तो ब्रिटेन तो एग्जिट हो गया था 2020 में, अभी हमने पढ़ा है ब्रेग्जिट। ठीक है। सो फ्रांस अगेन इज अ मेंबर ऑफ यूएनएससी, परमानेंट मेंबर। तो अगर, क्या ये फ्रांस कभी भी यूनाइटेड नेशंस में यूरोप के खिलाफ या यूरोपियन यूनियन के खिलाफ कुछ गलत डिसीजन लेने देगा? नो। फ्रांस हैज वीटो पावर बिकॉज इट्स अ परमानेंट मेंबर। तो चलेगी ना इनकी, ऑब्वियसली। फर्स्ट थिंग। अच्छा, परमानेंट मेंबर तो है फ्रांस, बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। हु विल टेल मी दैट हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड फॉर हाउ So मेनी ईयर्स? यस 10. बच्चे, यस यस यस। It's 10 and it's for 2 years. वंडरफुल बच्चे, वंडरफुल वंडरफुल, है ना? ग्रेट बच्चे। You have gone to MUN also, है ना? So that impact is visible very much. Very 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 good अनुभूति, है ना? Great. So the non-permanent members are selected for 10 years. No, 10 members are there. I'm sorry, for 2 years they're elected, obviously. है ना? We have discussed this in United Nations chapter international organizations. I hope you know this. If don't, kindly revise it now only. है ना? These are permanent members, 5, and they have veto power. है ना? अभी के अभी रिकॉल कर रहे हैं हम उसी कंसेप्ट को। उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट हैं, और ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 2 साल के बाद दोबारा हो सकते हैं, मगर कंजेक्यूटिव टर्म्स में नहीं हो सकते हैं। उसके बाद 2 साल का गैप के बाद फिर से दोबारा हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर बीच में एक गैप जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स तो 10 हैं, उसमें भी यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मेंबर्स कंट्रीज अक्सर होते हैं। तो परमानेंट में तो फ्रांस है ही है, नॉन परमानेंट में भी बहुत सारे यूरोपियन मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा ईयू इज एनेबल्ड, अच्छा दैट्स अ, दिस इज अ फैक्ट नाउ, ये फैक्ट तुमने याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी यूएसए की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया है, जिसका एक एग्जांपल है ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर यूएसए का भी जो सोच थी, समझ थी, उसको इन्फ्लुएंस किया यूरोपियन यूनियन ने, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड उसके अलावा एक और चीज, चाइना को भी इन्फ्लुएंस किया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अक्सर ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट को लेके चाइना को भी, चाइना की सोच, चाइना के विचार बदले जाते हैं बाय यूरोपियन यूनियन, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग। सो इन्फ्लुएंस चल रही है भाई, यूएसए की, यूएसए के पोजीशन स्टैंड्स को बदल रहा है, चाइना के स्टैंड्स को बदल रहा है। परमानेंट सीट है फ्रांस के पास, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ग्रेट। तो डिप्लोमेटिक पावर, पॉलिटिकल पावर, एंड लास्ट इज मिलिट्री पावर, वेरी इजी। पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इनके पास है कोलेक्टिवली यूरोप में, ईयू की। मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी सेकंड नंबर पे आता है यूएसए के बाद, ऑब्वियसली फर्स्ट पे यहाँ पे भी यूएसए है, यहाँ पे भी यूएसए है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर कि मिलिट्री पे कितना खर्चा किया जा रहा है किस कंट्री के द्वारा, सो ईयू इज एट सेकंड नंबर इन टर्म्स ऑफ दैट एज वेल। एंड वन मेंबर फ्रांस आल्सो हैव न्यूक्लियर वेपन्स। These 5 permanent members which I have discussed, they have nuclear weapons, nuclear member countries, no? Nuclear weapon countries, these US, Russia, Britain, France, China. That's why they are permanent members also in Security Council, है ना? So, अब उसमें एक कंट्री फ्रांस भी है, तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो मतलब ईयू पे अगर किसी ने हमला करने की कोशिश किया तो फ्रांस बोलेगा बेटा वेट, आई हैव न्यूक्लियर वेपन्स, तो शांत रहो, थम जाओ, है ना? अक्सर इसीलिए कोई यूरोप पे हमला करेगा ही नहीं, एंड दैट इज नोन एज डेटरेंस ना। दूसरे को डरा के रखो कि वो सामने वाला हमला ही ना करे। तो फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सामने वाले डरेंगे यार, अटैक करेंगे तो फायदा नहीं है, हम भी मर जाएंगे अल्टीमेटली व्हेन दे विल अटैक बैक। और स्पेस और कम्युनिकेशंस में भी यूरोपियन यूनियन दुनिया में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका एक सोर्स है, स्रोत है, बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है स्पेस में और कम्युनिकेशंस में। ठीक है, दैट्स इट। एंड अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ मिलिट्री पावर, स्पेस एंड कम्युनिकेशंस। व्हाई? बिकॉज स्पेस में क्या जाएंगी? सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के थ्रू, रडार सिस्टम्स के थ्रू आप वॉर्स जीत सकते हो, क्योंकि यू हैव रिसेप्टर्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना? अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ,
तो पाकिस्तान ने भी बहुत सारे अटैक्स इंडिया पे किए, बट बहुत कम ब्लास्ट हुए यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास रिसेप्टर्स थे जो स्पेस में ही उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे, एटमोस्फेयर में ही, है ना। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स एंड रडार्स, ठीक है। So that's why this is part of military power of European Union. Obviously, EU also have these receptors. Space communications में they have done very well. That's it. So, economic power, political diplomatic powers, military powers, in every sphere, European Union has great influence, great power. That's it. I hope this is clear, everyone.